साथियों को जी मेरा नमस्कार। जी। सभी साथियों को अजीत मेहरोत्रा का नमस्कार। और मेरे करीब 50 साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों नमस्कार। और मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ में, और हम लोग जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जी साथियों, आप सभी को अजीत मेहरोत्रा का नमस्कार। आपको शुभाशीष आपके उज्जवल बैंकिंग कैरियर के लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स इंटरव्यूज के लिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिन साथियों के कल एग्जाम्स हुए हैं और उनके एग्जाम्स अच्छे होने चाहिए, और अवश्य ही जो पढ़ाया है उसमें से बहुत कुछ आया होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरे जो 47 के करीब साथी हैं, शुभाशीष आपको हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू। साथियों, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि आपने रिटर्न क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू में जब आप जाएं, आप ये ध्यान रखें कि आप कॉन्फिडेंट होके जाएं, और आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी चाल, आपके अंदर एंटर होने का तरीका, जब आप आपके इंटरव्यू बोर्ड वाले कहें बैठिए तब आपने बैठना है। आपके किसी भी प्रकार के जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, ऐसा न लगे कि आप डरे हुए हैं। एक बात, उससे भी आवश्यक बात, उससे भी आवश्यक बात, ऐसा न लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अल्टीमेटली यू आर द कैंडिडेट फॉर द प्रमोशन, और जो सामने बैठे हैं वो इंटरव्यू बोर्ड है, और वो सही मायनों में आपसे अधिक एक्सपीरियंस है। ठीक है साथियों, तो इन बातों के साथ में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पॉइंट वाइज हम लोगों ने बातचीत करनी है। ट्राई टू आंसर इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड इन शॉर्ट टाइम। देखिए साहब, आपके पास 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का समय होता है। आपके पास जब क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को समझिए, और उसको बिल्कुल सीधे तरह से जो प्रश्न पूछा है उसी का आपने जवाब देना है, सिंपल शब्दों में और कम से कम समय में। आपने इंटरव्यू बोर्ड में जो बोर्ड मेंबर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे आप आई कांटेक्ट बना के रखिए। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो कह दीजिए, एक्सक्यूज मी सर, मैं इसका आंसर देने में असमर्थ हूं, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जिसका आपको एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं। ओटीएमएस, ये शब्द जो है आ सकता है, मैं तो कह रहा हूं सारे शब्द आ सकते हैं। ओटीएमएस क्या होता है? कोई साथी मुझे बताएंगे चैट पे लिख के ओटीएमएस क्या होता है? ओटीएमएस क्या होता है? कोई साथी चैट पे लिख के मुझे अगर बताएं, अगर किसी को आइडिया है इस बात का। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम सर, आगे बढ़ते हैं। ओटीएमएस ऑफ साइट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। नहीं 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 दोस्त, ये है ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। ओटीएमएस है ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। दिस सिस्टम मैनेजेस एंड ट्रैक्स ऑपरेशनल ट्रांजैक्शंस विद इन अ बिजनेस। हमारे बैंक में ओटीएमएस क्या है? ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। व्हेन इट इज डन, रियल टाइम होता है, प्रोवाइडिंग इंस्टेंट विजिबिलिटी इनटू ऑपरेशनल ट्रांजैक्शंस एज दे ऑकर। जो लोग सिस्टम पे बैठे हैं, जो लोग बैकएंड पे बैठे हैं, उन्हें नजर आता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। यूज इन बैंकिंग, ओटीएमएस इज employed to streamline and monitor various operational transactions, ensuring efficiency, accuracy and compliance। जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ओटीएमएस के माध्यम से, उनको रियल टाइम मतलब सेम टाइम पे उनको चेक किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला प्रश्न, ओटीएमएस क्या है? ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों होता है? रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, उनको उनको मॉनिटर करना है, उनकी एफिशिएंसी देखनी है, एक्यूरेसी देखनी है, और उनका कंप्लायंस देखना है। ठीक है साथियों, ओटीएमएस ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। सी के वाई सी आर बहुत कॉमन, बहुत पुराना प्रश्न हो चुका है। सी के वाई सी आर हम सबको पता है, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सी के वाई सी आर, इसका सिर्फ टेक्निकल टर्म नहीं आएगा कि इसकी जो है फुल फॉर्म क्या है,
क्या यूज है इसका? सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है केवाईसी रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, एंश्योर्स कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। ये प्रश्न आपका आएगा। सी केवाईसी आर 14 डिजिट का केवाईसी आइडेंटिफायर है, हर क्लाइंट के लिए जनरेट होता है। देखिए, आपके जो प्रश्न आ सकता है, जो मेरे 50-51 साथी जुड़े हुए हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी केवाईसी आर का फुल फॉर्म नहीं पूछने जा रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले। कितने कोड का डिजिट है? क्या ये हर खाता धारक को ये आइडेंटिटी दी जाती है? यस या नो, मुझे कोई चैट पे लिख के बताएंगे। क्या सी केवाईसी आर प्रत्येक खाता धारक को इशू किया जाता है? कोई लिख के बताएंगे मुझे चैट में। हाँ, वीरेंद्र जी, जयप्रकाश जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, जो हर ग्राहक के लिए ऑटोमेटिकली आपका बैकएंड जो है वो इशू करता है। और सी के वाई सी आर के माध्यम से हम डेटा मेंटेन करते हैं, मेरे यहाँ कौन कस्टमर है। ठीक है। सी के वाई सी आर सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री एक तरह का डेटा बैंक है। 14 डिजिट का आइडेंटिफायर नंबर है, जो कि प्रत्येक खाता धारक को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बीडीबीएस क्या है? बीडीबीएस, साथियों, बीडीबीएस किसी को अगर साथी को मालूम है? अब आप सोचेंगे तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट तो नहीं है? नहीं भैया, ये वो नहीं है, हमने गलत नहीं लिखा है। बीडीबीएस जो है वो है बैंक ड्राफ्ट एंड बिल सेटलमेंट। बैंक ड्राफ्ट एंड बिल सेटलमेंट, ये एंगेज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग यूज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट सेटलमेंट। BDBS is common practice in banking for facilitating secure payments, particularly in international trade, where bank drafts are utilized for settlement between buyers and sellers. देखिए साथियों, बहुत सिंपल सी बात है। BDBS है बैंक ड्राफ्ट एंड बिल सेटलमेंट का एक सिस्टम होता है। बैंक ड्राफ्ट एंड बिल सेटलमेंट, जो भी बैंक के ड्राफ्ट इशू किए जाते हैं या जो भी बिल सेटल होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए पेमेंट सिक्योर है, सेफ पेमेंट है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बीडीबीएस एक फाइनेंशियल प्रोसेस है, बैंक ड्राफ्ट एंड बिल सेटलमेंट। ठीक है साथियों, याद रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। टायर वन कैपिटल। टायर वन कैपिटल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टायर वन कैपिटल, टायर वन कैपिटल refers to the core capital of bank including common equity and disclosed reserves। ये आपके दो प्रश्न बन गया है साथियों। टायर वन कैपिटल क्या है? टायर वन कैपिटल है किसी भी बैंक की जो कोर कैपिटल है, उसको टायर वन कहते हैं। टायर वन में क्या इंक्लूड है? कॉमन इक्विटी इंक्लूड है और डिस्क्लोज रिजर्व्स इंक्लूड है। कब होती है? कैलकुलेटेड रेगुलरली टू इंश्योर बैंक मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। साथियों, रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बैंक को T1 कैपिटल मेंटेन करना आवश्यक है। ये दिशा निर्देश हैं। अगर कम पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार की पेनल्टी पड़ेगी। हमारे इंटरव्यू के लिए टायर वन कैपिटल क्या है? कोर कैपिटल ऑफ बैंक, पहली बात। दूसरी बात, कॉमन इक्विटी और डिस्क्लोज रिजर्व्स आते हैं। बैंक ने मेंटेन करना है, हर समय मेंटेन करके रखना है इसको। यूज इन बैंकिंग 5.5, ठीक है। जयदीप सिंह जी, वो आप देखिए कितना है। यूज इन बैंकिंग, T1 कैपिटल इज अ की मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इंडिकेटिंग इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉसेस एंड मीट फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस। टायर वन कैपिटल साधारण शब्दों में, टायर वन कैपिटल है बैंक की कोर कैपिटल। इसमें कॉमन इक्विटी आती है, डिस्क्लोज रिजर्व्स आते हैं, हर समय मेंटेन करनी पड़ती है। क्यों मेंटेन करनी पड़ती है? एक बैंक की कितनी फाइनेंशियल ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो बताता है। और अगर कोई लॉस होता है या कोई फाइनेंशियल ओब्लिगेशन अचानक ही आती है, तो T1 कैपिटल से उसकी पेमेंट हम कर सकते हैं। तो हम T1 कैपिटल या टायर वन कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है टायर टू कैपिटल, T2 कैपिटल। टायर वन कैपिटल की हमने बात करी, अब हम बात करेंगे व्हाट इज टायर टू कैपिटल। T1 से अधिक इंपॉर्टेंट T2 कैपिटल है साथियों।
टायर टू कैपिटल refers to supplementary capital that banks hold to meet regulatory requirement apart from T1 capital. T1 कैपिटल भी मैंडेटरी है, T2 भी मैंडेटरी है। T2 कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल है। जैसे कि हम जब कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने अपने वॉलेट में 1,000 रुपए रखे हुए हैं, जो कि आपको टिकट लेना है, टैक्सी करनी है, या ट्रेन पकड़नी है, मेट्रो पकड़नी है, उसके काम में आते हैं। ठीक है साथियों। अब आप उसके अतिरिक्त भी एक अलग से वॉलेट में 1,000 रुपए रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं? कि भाई ये सप्लीमेंट्री आपने रखी है, कि अगर वो मुझे खत्म हो जाएगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। समझाने के पर्पज से मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप मान के चलिए T1 कैपिटल वो है जो मैं अपने वॉलेट में रखता हूं, मेट्रो में जाने के लिए 20 के, 50 के, 100 के नोट रख लेता हूं, कि भैया रिक्शा को देना है, ऑटो को देना है, टैक्सी को देना है। T2 कैपिटल आप मान के चले जो आप दूसरे वॉलेट में रखते हैं, भाई आपने 500-500 के नोट रख लिए, कि भाई ये मैंने जो है रिजर्व में रखा हुआ है। तो T1 कैपिटल, T2 कैपिटल में ये फर्क है। T2 कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल, इट इज रेज थ्रू सबऑर्डिनेटेड डेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इक्विटी used in banking. T2 capital provides additional cushioning against losses and supports a bank's financial stability. फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपका वॉलेट गिर गया, उसमें 100 के, 50 के, 20 के नोट थे, वो गिर गए। दूसरे वॉलेट में आपने 500-500 के नोट या 100-100 के नोट रखे हैं। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप T2 कैपिटल में से निकाल लेते हैं। सिंपल है साथियों ये। एक बार फिर हम लोग इसको समझते हैं। टायर वन कैपिटल रिफर्स टू कोर कैपिटल ऑफ द बैंक। क्या इंक्लूड है? कॉमन इक्विटी और डिस्क्लोज रिवर्स मैंडेटरी है। और ये बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है, कि लॉस होगा या कोई अचानक ही फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आएगी उसके लिए है। T2 कैपिटल क्या है? सप्लीमेंट्री कैपिटल है। T2 कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। व्हेन इट इज डन, सबऑर्डिनेट डेट के थ्रू होती है, रेज होती है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है, अदर फॉर्म्स ऑफ इक्विटी के थ्रू होती है। कुशनिंग मतलब कि यदि आपको आवश्यकता पड़ी, अकस्मात आवश्यकता पड़ी, अचानक ही, तो आपके पास T2 कैपिटल तैयार है। ये बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछ सकते हैं। DRT। DRT फुल फॉर्म सबको पता है साथियों। डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, लीगल बॉडी रिजॉल्विंग केसेस रिलेटेड टू डेब्ट रिकवरी। DRT साथियों एक जो है लॉ के अंतर्गत माध्यम है, कि जब मैंने अपने NPA अकाउंट होल्डर से, बोरोवर से मैंने वसूली करनी है। व्हेन इट इज डन, अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट थ्रू लीगल प्रोसीडिंग। DRT डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। सबसे पॉसिबल जो प्रश्न है साथियों वो ये है, कि डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में 20 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट जाते हैं NPA अकाउंट के। हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डेट्स, प्रोवाइडिंग अ लीगल प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन। साथियों, DRT डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लेम 20 लाख हो तब कोर्ट में जाते हैं। आपके बोरोवर NPA खाता धारक से हर तरह से आपने बातचीत कर ली, वो पैसे देने को आगे नहीं आ रहा है, तब आप लीगल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, DRT में जाते हैं, और DRT के माध्यम से आप अपने NPA अकाउंट में रिकवरी करते हैं। यह है डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लेम 20 लाख। आगे बढ़ते हैं साथियों। सरसाई। सरसाई बहुत जो है सामान्य मतलब ये क्वेश्चन है और आता ही आता है। मैं आपको फिर बता दूं, DRT में 20 लाख के अमाउंट पे 99% रिटर्न में या आपके इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। सरसाई, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, 2011 में स्टेब्लिश हुआ। ये सॉरी, ये आपका, हाँ, अंडर सरफाइसी एक्ट हुआ ये।
सेंट्रलाइज रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन वेरियस टाइप ऑफ एसेट टू प्रिवेंट मल्टीपल फाइनेंसिंग अगेंस्ट सेम एसेट। साथियों, सरसाई की फुल फॉर्म आए या ना आए, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने एक होम लोन किया है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी सरसाई में रजिस्ट्रेशन कितने समय तक होनी चाहिए, ये आप मुझे बताइए, चैट में लिख के बताइए साथियों। सरसाई में इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की जो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, कब होगी, कितने दिन में होगी? मैक्सिमम 30 डेज है, उसके बाद प्रावधान है, मगर रितु किरण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इमीडिएटली होनी चाहिए, नहीं तो विद इन 30 डेज होनी चाहिए। नहीं 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 श्रद्धा जी, ऐसा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बात मैं साथियों आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं, 30 दिन का समय तो है, ऐसा नहीं है कि आपने 29वें दिन पे करना है। जिस दिन आपने लोन किया उसी दिन सरसाई के लिए आप आगे बढ़िए। नंबर वन। नंबर टू, सरसाई में जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्या उसका कोई नंबर जनरेट होता है? उसको क्या कहते हैं? सरसाई में आपने रजिस्टर कर दिया, अपनी लोन की फाइल के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या लिखेंगे और आपके सिस्टम में क्या एंटर होगी? यस, ये क्वेश्चन आना है आपका। कोई साथी बताएगा मुझे? सरसाई आईडी क्रिएट होती है, अल्फा न्यूमेरिक आईडी होती है, सरसाई आईडी होती है, एसेट आईडी, यस, एसेट आईडी क्रिएट होती है, अल्फा न्यूमेरिकल है, हर फाइल पे, हर डॉक्यूमेंट पे, और आपके फाइनेंशियल सिस्टम में सरसाई आईडी से ही 10 साल बाद भी वो प्रॉपर्टी आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हमने बात करी सरसाई के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं साथियों। KVIC, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबल प्रश्न है। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अप्रैल 1957, भारत सरकार की ओर से बना था, पार्लियामेंट का एक्ट है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 में स्टैब्लिश हुआ। बैंक्स में प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू KVIC फॉर प्रमोटिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड विलेज इंडस्ट्रीज। नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP, PMEGP के अंतर्गत जो भी लोन आप देते हैं, उसकी नोडल एजेंसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। साथियों, इंदिरा जी, जय कुमार जी, अपने को म्यूट कर लें। इंदिरा जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। इंदिरा जी प्लीज म्यूट, जय कुमार जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, PMEGP के जितने लोन होते हैं, उनकी नोडल एजेंसी है KVIC। साथियों, इन पॉइंट्स वाइज आपको प्रश्न बताने का उद्देश्य ये है कि जब आप KVIC अपने सर्कुलर में देखेंगे, आपको चार चीजें और मालूम होगी। जब आप सरसाई देखेंगे, आपको चार चीजें और मालूम होगी। मैं आज आपको ये विश्वास दिला दूं, जो मैं आपको PPT बैंकिंग ज्ञान केंद्र की ओर से ये डिस्कस कर रहे हैं, मान के चलिए दो या तीन प्रश्न आपके आने हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। KVIC हमने बात करी। सरफाइसी बहुत कॉमन, बहुत बहुत कॉमन है, और प्रश्न आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। सरफाइसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, ये जो है साथियों, सरफाइसी में जो आपको प्रश्न आएंगे, प्रश्न ये आएंगे कि क्या अकाउंट के NPA होते ही सरफाइसी एक्शन लेना मैंडेटरी है, यस और नो? बताइए साथियों, बताइए साथियों, क्या सरफाइसी मैंडेटरी है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है साथियों। पढ़ते हैं हम। Suffice is implemented when a borrower defaults on loan payment, allowing the lender to enforce security interest and recover dues without court intervention। साथियों, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। सरफाइसी में एक्शन इमीडिएटली लीजिए। नोटिस 1, नोटिस जो भी 13/2, 13/4 नोटिस है, पहले डिमांड नोटिस होता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे संगीता जी, आपसे निवेदन है, हम इस समय सरफाइसी पूरा डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए साथियों, आपने अकाउंट एनपीए होते ही, अकाउंट एनपीए होते ही
पवन जी बिल्कुल समीप पहुंच गए आंसर के। सरफाइसी नोटिस देने का पर्पस ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई एक्शन नहीं ले सकते। सरफाइसी में नोटिस दीजिए। अगर आपकी बातचीत से अकाउंट सेटल हो जाता है तो हम लीगल खर्चा नहीं करेंगे। कोई भी बैंक, सरकार ये कहती है कि आप सरफाइसी नोटिस तो इशू कर दो ना, उसके बाद अगर फैसला हो जाता है, ओटीएस हो जाता, बढ़िया है। सरफाइसी इशू करने से आपके पास लीगल रेमेडी है और बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आप सेफ हैं। नहीं इशू करेंगे तो गलती हो जाएगी। जैसे ही अकाउंट आपका डिफॉल्ट में आता है, आपने नोटिस इशू करना है। सरफाइसी एम्पावर्स बैंक टू टेक पोजेशन एंड सेल सिक्योर्ड एसेट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट, एक्सपेडाइटिंग द रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी प्रोसेस इससे फास्ट हो जाता है। हाँ ठीक है जयप्रकाश जी, जो वो 15 दिन का नोटिस का टाइम है बिल्कुल ठीक है आपका। मेरा पर्पस आपको बताने का यह है साथियों, इस बहाने आप आज रात को या कल सरफाइसी की गाइडलाइंस को दोबारा पढ़िए। वेट नहीं करने के सरफाइसी का नोटिस की बायर कह रहा है जी मैं 10 दिन बाहर हूं तो अच्छा मैं 10 दिन के बाद, नहीं ऐसा नहीं है। नोटिस के बाद आप 13/2 13/4 इशू करिए, जो जो आपके बैंक ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं। प्लीज डू नॉट वेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट सरफाइसी। अकाउंट डिफॉल्ट में आते ही सरफाइसी के एक्शन स्टार्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। JLG, व्हाट इज JLG? जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, a form of informal association of individuals for availing microfinance, typically formed for microfinance purposes to provide small loans to members engaged in similar economic activity. जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप भी होता है साथियों। अभी जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। JLG help mitigate credit risk by ensuring joint liability for loan repayment, फॉस्टरिंग कम्युनिटी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेंबर होते हैं 4 से 10। जो प्रश्न आना है वो आना है, मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर 4 से 10। कैसे सेफ है? आपने कम्युनिटी को लोन किया है, कम्युनिटी सपोर्ट है, सबने मिलके लोन लिया है, तो सब मिलके ही काम करेंगे और लोन को समय से रीपेमेंट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखने में आसान लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग, small voluntary association of individuals with similar socio-economic background formed to collectively address their common needs and goals. सेल्फ हेल्प ग्रुप हिली एरियाज में डिसेबल्ड जो हैं, कितने मिनिमम मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स होंगे, ये प्रश्नों को आप रिवाइज करिए इंटरव्यू में जाने से पहले। रूरल एरियाज में फॉर्म होते हैं। इंटरमीडियरीज फॉर प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस। पंचसूत्रा, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी। 10 से 20, 20,000 से 30,000, क्रेडिट लिंकेज, मिनिमम सैंक्शन 6 लाख का। यस, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए सेविंग अकाउंट खोलना आवश्यक है? यस या नो चैट पे लिख के दीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सेविंग बैंक अकाउंट होना आवश्यक है? यस, यस। कितने महीने सेविंग अकाउंट चले तब आप लोन देंगे? कितने महीने सेविंग बैंक अकाउंट चले तब आप लोन के लिए कंसिडर करेंगे? यस, ये प्रश्न आने हैं, ये प्रश्न आने हैं मयंक जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह के प्रश्न, शाबाश, मैं कह रहा हूं साथियों, बहुत अच्छा। नहीं 3 महीने, साथी 6 महीने हैं, फिर भी आप एक बार गाइडलाइन पढ़ें। और जो हमने पीपीटी में मेंशन नहीं किया, आपने क्या पढ़ना है, हिली एरियाज में या जो डिसेबल्ड हैं या जो फीमेल्स हैं, उनके लिए क्राइटेरिया मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स का क्या है, वो भी एक बार को आप रिवाइज कर लीजिए इंटरव्यू में जाने से पहले। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक आप लिख रहे हैं, सबको पता है। जो मैं प्रश्न कह रहा हूं साथियों, इसके अतिरिक्त उन प्रश्नों पे भी आप ध्यान दीजिएगा। यूपीआईएन, हम आईटी की तरफ बढ़ गए हैं। यूपीआईएन, यूनिक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के दौरान होता है। यूपीन इज यूज टू ऑथेंटिकेट एंड सिक्योर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस, ensuring the confidentiality and integrity of banking operations। साथियों,
इसके साथ ही इंटरव्यू में आने वाला प्रश्न, यू पिन के साथ में एम पिन कब यूज होता है, टी पिन कब यूज होता है, इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि दो बातें मैं हमेशा कहता हूं, एग्जाम, इंटरव्यू के पर्पज से आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु एक सूझबूझ वाले, एक प्रैक्टिकल बैंकर बनना है, कस्टमर सर्विस को अच्छी करनी है, अपने बैंक का बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको इन बातों के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर पूछे और आप बताएं, यू पिन, एम पिन, टी पिन, इनके विषय में जानकारी आप ले लें इंटरव्यू में जाने से पहले। मेरा शुभाशीष आप सबके साथ है। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, digital saving account is an online version of traditional saving bank account, opened and operated entirely online, 24/7 accessible है, आप कभी भी अकाउंट खोल सकते हैं। डिजिटल सेविंग अकाउंट स्ट्रीमलाइन बैंकिंग प्रोसेसेस अलाउ कस्टमर टू सेव, ट्रांसफर फंड्स, मैनेज देयर ट्रांजैक्शंस डिजिटली विदाउट गोइंग फिजिकली टू द ब्रांचेस। ठीक है साथियों, डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट जो ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं उनको हम डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। उनमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन फेस टू फेस कस्टमर, एनएफटीएफ, ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए, नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जिस कस्टमर ने बैंक में आए बिना खाता खोला है, उसके खाते में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, केवाईसी की पॉलिसी पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट, जो व्यक्ति बैंक में आए बिना या आप उसके घर ऑफिस नहीं गए खाता खुला है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो पढ़ के जाइएगा। कहाँ मिलेगा? आपके बैंक की केवाईसी की पॉलिसी में मिलेगा। ठीक है साथियों, डिजिटल सेविंग अकाउंट, वाईटीएम, 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 yield to maturity, total return anticipated on a bond if it is held until it matures। मतलब क्या हुआ? yield to maturity, कि आज आपने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मार्केट से खरीदा, कोई बॉन्ड खरीदा, अगर आप उसको होल्ड करेंगे तो मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। YTM is calculated by considering the bond's current market price, par value, coupon interest rate, and time to maturity. YTM is crucial for investors in evaluating bond investment, helping them assess potential returns and compare different fixed income securities। YTM के साथ में एक टर्म और यू नोट कर लीजिए, HTM, हेल्ड टू मैच्योरिटी। YTM, HTM, इसको ध्यान रख लीजिए साथियों, मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से। आ सकता है, आ सकता है, ये जो टर्म मैं आपको साथी बता रहा हूं, YTM हमने आपको बताया है। एक टर्म और आप इसको कीजिए नोट, YTM के साथ में HTM, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, और एचटीएम को करिए, और तीसरा टर्म नोट करिए, HFT, HFT। ये तीन टर्म नोट कीजिए साथियों, YTM, HTM, HFT। YTM लिखा है, YTM के साथ HTM और HFT, इनको पढ़ के जाएगा साथियों, आपके सर्कुलर्स में है। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। आज का जो मैसेज है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। मैं हमेशा कहता हूं साथियों, ये दोहे, इनके अर्थ सबको मालूम है। बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में, बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में पहली बात तो सभी ग्राहकों से बहुत विनम्र भाव से आप जो है वार्तालाप करें, गुड कस्टमर सर्विस दें, अच्छा बिहेवियर रखें। दूसरी बात साथियों, शॉर्ट में बता रहा हूं, सिंपथी का मतलब क्या हुआ? कि आपने दया दिखाई, कोई कस्टमर आया, बूढ़ा कस्टमर है, पानी पिला दिया। एक होती है एम्पथी, समानुभूति। समानुभूति की, यदि आपके माँ बाप किसी दूसरी ब्रांच में गए हैं, उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए कोई भी वृद्ध नागरिक आया है, वरिष्ठ नागरिक आया है, उनको तुरंत सर्विस दे, उनके दर्द को समझे, उसको हम कहते हैं समानुभूति। तो साथियों, एक बार पुनः मैं अजीत मेहरोत्रा आप सबके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की कामना करते हुए आपको ये शुभाशीष देता हूं, मंगल कामना करता हूं कि आप इंटरव्यू में
बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। कॉन्फिडेंस से जाएं, साहस से जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस से ना जाएं। अल्टीमेटली आप इंटरव्यूअर हैं, और जो बोर्ड है, आप इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है। बोर्ड वालों को ये ना लगे कि बहुत डरा हुआ है, और ऐसे भी ना लगे कि भाई ये तो बिल्कुल डरा ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है। वो भी बात ठीक नहीं है। तो अपना कोई एक सामंजस्य मेंटेन करके जाइए। और दूसरी बात, श्री हनुमान चालीसा कही वो चौपाई याद रखिए। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जूते लेदर के पहन के जाएं, चमके हुए हो। कपड़े प्रॉपर पहन के जाएं, प्रॉपर प्रेस हो। टाई लगाएं, अच्छी टाई लगाएं, मैचिंग लगाएं, नहीं लगाएं कोई बात नहीं। बाल संवार के जाएं। शर्ट के बाजू को मोड़िएगा नहीं, शर्ट के बटन को खोलिएगा नहीं, बेल्ट लगा के जाइए। कंचन बरन बिराज सुबेसा, अच्छे वेश में जाएं। और कुंचित केसा, अच्छे कपड़े पहन के जाएं। अच्छे मतलब कि फॉर्मल कपड़ों में जाएं हमेशा। और अपने बालों को संवार के जाएं, कॉन्फिडेंट लुक दें। और एक और बात, हनुमान जी के जो उनका जो कैरेक्टर से सीखिए। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। प्रसन्नचित होकर प्रसन्न मुख से आप जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी को शुभाशीष। और आज का हम सेशन यहीं पे विराम देते हैं। मैं अजीत मेहरोत्रा पुनः आपको शुभाशीष देता हूं, आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य के लिए और आपके अच्छे इंटरव्यू के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभाशीष।